प्यारे विद्यार्थियों, आइए स्वागत है आपका प्राइम साइंस क्लासेज में। आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु भार क्या होता है, एटॉमिक मास। परमाणु भार एटॉमिक मास, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं ए से, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा परमाणु भार। डिफिनेशन की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे सिंपल भाषा में हम लिखें तो परमाणु भार को प्रदर्शित करते हैं ए से, और प्रोटॉनों की संख्या को P प्लस से और न्यूट्रॉनों की संख्या को N से। तो A इक्वल टू P प्लस N एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, यदि हमको परमाणु भार निकालना है तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल के चला आएगा। ठीक, यदि आपसे पूछ दे कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के, बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। यानी जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही उसके प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। ठीक, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। यदि परमाणु क्रमांक की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं हम Z से। एक बात जान लीजिए आप कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक के, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक, लेकिन ये तभी हो सकता है जब परमाणु उदासीन हो, उदासीन परमाणु में। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या के तभी बराबर होगी जब परमाणु उदासीन हो, यानी परमाणु पे न तो कोई प्लस चार्ज हो न कोई माइनस चार्ज हो। तो इसको हम लिख सकते हैं P प्लस इक्वल टू परमाणु क्रमांक को हम प्रदर्शित करते हैं Z से, इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस P से। ठीक, एक बात और जान लीजिए, यदि हमको न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ दे तो हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु भार में से परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। एक फार्मूला बन गया, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा A माइनस P प्लस। ये तीन फार्मूला हमारे बड़े काम के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यदि परमाणु उदासीन हो तब। ठीक,
न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा करके। यदि प्रोटॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना हो तो परमाणु भार में से न्यूट्रॉनों की संख्या घटा देंगे तो भी हमारा परमाणु प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी। या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक के या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, ध्यान दीजिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन कोई पूछ दिया, मान लीजिए पूछे आपसे कि एक तत्व जिसका परमाणु भार 23 है, कोई तत्व है जिसका परमाणु भार 23 है तथा परमाणु क्रमांक 11 है, तो उस तत्व का प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। पर एक तत्व का परमाणु भार 23 है तथा परमाणु क्रमांक 11 है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दे रखा है इसमें परमाणु भार 23, यानी ए की वैल्यू दे रखा है कितना, 23, ए इक्वल टू 23 और जेड की वैल्यू दे रखा है 11। जैसा कि आप जानते हैं कि जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी परमाणु क्रमांक जब 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। ठीक, अब बात आ गई न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हम न्यूट्रॉन वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी n इक्वल टू a माइनस पी। तो a की वैल्यू 23 और p की वैल्यू 11, तो n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस n बराबर 23 परमाणु भार और 11 प्रोटॉनों की संख्या, तो n का मान आ जाएगा 12। ठीक, ये आंसर आपका। इस तरह से फिर से एक बार समझिए इसको ध्यान से। एक तत्व जिसका परमाणु भार 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक यदि 11 दिया, इसमें परमाणु क्रमांक 11 दिया तो इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11, जो हमने निकाल रखा है, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। न्यूट्रॉनों की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से प्रोटॉन घटाएंगे तो आएगा, तो परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा दिया हमने, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 12। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमने परमाणु क्रमांक पढ़ लिया, परमाणु भार। अब हम पढ़ेंगे अणुभार, मोलर मास, अणुभार। सिंपल से जब आपको परमाणु भार आएगा तो अणुभार भी निकालने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अणु बने होते हैं परमाणुओं के मिलने से। ठीक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के योग को अणु कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं। ठीक, आइए जानते हैं, जैसे किसी अणु की बात करें तो अणु हो जाएगा ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, H2O, HCl, H2SO4, ये सब अणु हैं, अणु के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब इस अणु में कुल कितने परमाणु हैं, ठीक, उसकी बात करें तो परमाणु में जो अणु में जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं के भारों के
योग को ही हम अणुभार कहेंगे, अर्थात किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं के परमाणु भार के योग को ही हम अणु कहते हैं। ठीक है, किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं के परमाणु भार के योग को अणु कहते हैं। जैसे देखें, बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो ऑक्सीजन अणु का अणुभार निकालना हमको, तो यहाँ पे 16 और संख्या कितनी है 2, तो हो जाएगा हमारा 32, यानी ऑक्सीजन का अणुभार आ गया 32। नाइट्रोजन की बात करें तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, 14 गुणे 2 हो जाएगा 28। वही हाल है H2O का, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 और 2 18। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी का भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, तो कुल मिला के हो जाएगा हमारा 36.5। H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें है 2 और एक हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो हो जाएगा 2। एक सल्फर का भार होता है 32, तो इसका हो जाएगा 32, और एक ऑक्सीजन का भार होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है 4 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 के 64। ये आपकी टोटल जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 8 और 3 और 6 98। और भार को हम प्रदर्शित करते हैं AMU से। AMU एटॉमिक मास यूनिट, या अब इसको हम प्रदर्शित करते हैं U से। U माने यूनिफाइड मास। ठीक है, इस तरह से आपको अणुभार या आणविक भार निकालने आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं। कुछ और एग्जांपल समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे बात करें हम यूरिया की, NH2CO NH2, ये फार्मूला होता है यूरिया। इसकी बात करें हम तो इसमें नाइट्रोजन की संख्या 2 है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है 28। ठीक, हाइड्रोजन 2 और 2 4, टोटल हाइड्रोजन की संख्या है 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1, हो जाएगा इसका 4। कार्बन की संख्या 1 है और एक कार्बन का 12 होता है, इसका हो जाएगा 12। एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, एक ऑक्सीजन है, तो इस तरह से 16। सबको जोड़ते हैं, 8 4 12 और 12 2 14 और 14 26 के 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 और 2 हासिल 6, 7 हो जाएगा इसका। इसी तरह से बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का परमाणु भार हो जाएगा 40, एक ऑक्सीजन का होगा 12 और एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48। इसका जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 9 1 10, यानी 100 आ जाएगा इसका। वैसे ही बात करें एक और ही होगी ग्लूकोज C6 H12O6, ये ज्यादा पूछा जाता है, याद कर लीजिए आप। कार्बन की संख्या है 6, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 छके 72। हाइड्रोजन की संख्या इसमें है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो हो जाएगा इसका 12। ऑक्सीजनों की संख्या इसमें 6 है और एक ऑक्सीजन का 16, 16 छके 96 और सबको जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 180। इस तरह से आप कुछ यौगिकों का निकाल सकते हैं आप अपने से। आइए यहां से जाते हैं।
कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप खुद से लगाएंगे। जैसे हम HNO3 नाइट्रिक एसिड, दूसरा बात करें हम NaOH, H3PO3 या H3PO4 भी लिख सकते हैं आप। और आप लिख लीजिए चीनी का C12H22O11। पांचवा बात करें आप तो लगाएंगे K2SO4 का। छठवां MgCl2। सातवां बात करें CH3CH2OH इथिल अल्कोहल का। और एक और आप सिंपल सा बेंजीन का C6H6। ये आपके लिए है, आप घर से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू।